नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नटसट अध्ययन। यहाँ में हम इकाई 10 में ये कहानी यह भी जो मनु भंडारी द्वारा लिखित है, यह हम इसका परीक्षा के दृष्टिकोण से पात्र इम्पोर्टेंट कथन यह देखने वाले हैं। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो प्रारंभ करते ही यहाँ हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वहाँ पर विश्लेषण करेंगे, अन्यथा पढ़ते चलेंगे। एक कहानी यह भी, यह मैं रचना जो है एक कहानी यह भी काफ़ी ढूंढ रहा था मूल रचना, मूल किताब कहाँ से मिले, लेकिन मुझे मिली नहीं। ऑनलाइन थी लेकिन मंगवा कर फिर वो घर तक आने में काफ़ी देर लग जाती थी, इसलिए उसको नहीं किया। और इकाई 10 में हमने बहुत कुछ रचनाएं जो है लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति देखी हुई है। यह हिंदी की प्रख्यात लेखिका मनु भंडारी के भावात्मक तथा सांसारिक जीवन की कथा यात्रा है। यानी मनु भंडारी की कौन सी रचना भावात्मक एवं सांसारिक जीवन कथा की यात्रा है, तो वह है एक कहानी यह भी। इसमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उनके संघर्षों के साथ साथ उनके एवं राजेंद्र यादव, यानी राजेंद्र यादव मनु भंडारी के पति थे। राजेंद्र यादव मनु भंडारी के पति थे, याद रखिए। आपसी संबंधों और उनकी रचनाओं के नेपथ्य से सृजनात्मक सूत्र भी दृष्टिगोचर होते हैं। यह दो भागों में प्रकाशित हुई है, यानी एक कहानी यह भी, यह जो आत्मकथा है किसकी, मनु भंडारी की, यह दो भागों में प्रकाशित हो चुकी है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं थोड़ी सी। पुस्तक के स्पष्टीकरण के संबंध में स्वयं मनु भंडारी लिखती है, यानी स्वयं पुस्तक के बारे में मनु भंडारी लिखती है। आगे बढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, इसलिए मैंने इसका शीर्षक अभी एक कहानी यह भी रखा है। यानी मनु भंडारी कहती कि यह जो किताब है यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, यह जो है ये, इसलिए मैंने इसका शीर्षक एक कहानी यह भी रखा है। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, ये इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा हुआ है। जिस तरह कहानी जिंदगी का अंश मात्र होती है, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का टुकड़ा मात्र ही है। यानी जिस प्रकार कहानी जिंदगी का अंश होती है, उसी प्रकार यह एक कहानी यह भी जो है लेखिका के जीवन का एक टुकड़ा है, अंश है, जो मुख्यतः मेरे लेखकीय व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आत्मपरक शैली में लिखी एक कहानी यह भी केंद्र में संबंधों, यानी एक आत्मपरक शैली में लिखी हुई यह किताब है एक कहानी यह भी केंद्र में संबंधों एवं लेखकीय जीवन की जटिलता अपनी कई स्थितियों को समेटे हुए उभर कर सामने आई है। अब इस आत्मकथा का सारांश देखते हैं। मनु भंडारी हिंदी साहित्य जगत की मूर्धन्य पत्रकार रही जिसका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ। यानी मनु भंडारी का जन्म भानपुरा में हुआ है, मध्य प्रदेश में। बकौल मन्नू परिवार को बाद में आर्थिक झटका लगने के कारण अजमेर शिफ्ट हो जाना पड़ा। मन्नू के पिता एक और बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। यानी मनु भंडारी के जो पिताजी थे वह एक कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी लेखिका की अपनी पिता से इस कारण गाहे बगाहे ठनती रहती थी। लेखिका के अनुसार उनका घर राजनीतिक रूप से व्यस्त रहता था। यानी लेखिका यानी मनु भंडारी कहती है कि मेरा जो घर था वह राजनीतिक वातावरण से व्यस्त रहता था। तमाम वाद विवाद, बहस एवं चर्चाएं होती रहती थी और इसका प्रभाव उन पर भी पड़ा। यानी जो राजनीतिक वातावरण था तो चर्चा होती थी, बातें होती, तो इसका प्रभाव जो है लेखिका पर पड़ा है। सन 1942 से 1947 के बीच का दौर बड़े उथल पुथल का था। यानी मनु भंडारी के जीवन में किस वर्ष से किस वर्ष तक का जीवन काफ़ी उथल पुथल का था, तो 1942 से लेकर 1947 का जो समय है वह काफ़ी उथल पुथल का समय रहा है। लेखिका स्वयं अपनी शिक्षिका शीला अग्रवाल के आह्वान पर आंदोलन में कूद पड़ी। यानी मनु भंडारी किसके प्रेरणा लेकर या किसके आह्वान पर स्वाधीनता आंदोलन में गई, तो शीला अग्रवाल कौन है? मनु भंडारी की एक शिक्षिका है, अध्यापिका है, गुरु है। तो लेखिका स्वयं अपनी शिक्षिका शीला अग्रवाल के आह्वान पर
आंदोलन में कूद पड़ी। यानी किसके आह्वान पर या किससे प्रेरणा लेकर मनु भंडारी आंदोलन में गई, शामिल हुई? तो शीला अग्रवाल के। पिताजी पहले पहल तो क्रोधित हुए, पर बाद में मनु का अपने कॉलेज में प्रभाव देख गर्वित भी हुए। लेखिका मनु ने साहित्य की दुनिया में उन्हें प्रवेश कराने का श्रेय प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को दिया। यानी मनु भंडारी को साहित्यिक जगत में प्रवेश कराने का जो श्रेय है, यह किसको मिलता है? तो यह अध्यापिका शीला अग्रवाल को ही दिया है, लेखिका ने यानी मनु ने। शीला जी का अजमेर छूटते ही मनु भी अपनी बहन सुशीला के पास कलकत्ता चली गई। यानी मनु जी के बहन का नाम क्या है? तो सुशीला है, और सुशीला कहाँ रहती थी? कलकत्ता। और वह फिर कलकत्ता चली गई। और शीला अग्रवाल कहाँ चली गई? अजमेर चली गई। अजमेर छूटते यानी अजमेर छोड़कर वहाँ गई, और अजमेर छोड़ने के बाद फिर मनु भंडारी जी ने भी अपनी बहन कलकत्ता में जो रहती थी सुशीला के पास चली गई। वहाँ उन्होंने बीए पास किया। यानी मनु भंडारी ने कहाँ पर बीए पास किया? तो कलकत्ता में सुशीला के पास। बहन सुशीला के संबंध में वे लिखती है, यानी मनु भंडारी की बहन सुशीला के बारे में मनु लिखती है। क्या लिखती है? यहाँ पढ़ेंगे। कलकत्ता में सुशीला ने तो जब तब मेरे अस्तित्व को ही बचाया। बनारस से एमए की डिग्री के दौरान ही मनु ने बालीगंज शिक्षा सदन में बतौर शिक्षक पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी फिर कलकत्ता में जब सुशीला के पास रहती थी, तो सुशीला ने जब जब समय आया तब मनु जी के अस्तित्व को बचाया। बनारस ने एमए, यानी मनु भंडारी जी ने बनारस से एमए की डिग्री हासिल की है। और मनु ने बालीगंज शिक्षा सदन में वहाँ पर उसने पढ़ाना या अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। ये सदन की मुखिया पुष्पमयी बोस, यानी बालीगंज शिक्षा सदन की जो मुखिया थी वह कौन थी? तो वह पुष्पमयी बोस थी। मनु के व्यक्तित्व को बनाया सवारा। लेखिका ने यही अपनी पहली कहानी भी लिखी है। यानी कहाँ पर? बाली शिक्षा सदन में ही मनु जी ने अपनी पहली कहानी लिखी है। स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताबें मंगवाने के सिलसिले में वे राजेंद्र से परिचय हुआ। यानी जो स्कूल के लिए किताबें मंगवाने के सिलसिले में राजेंद्र यादव से मनु जी का परिचय होता है। लेखिका मानती है जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण मोड़ यही आए। यानी लेखिका मनु भंडारी के जीवन में कहाँ पर महत्वपूर्ण मोड़ आए? तो बालीगंज शिक्षा सदन में। खैर, राजेंद्र से परिचय का क्रम बढ़ते बढ़ते परिणय सूत्र में बन गया। यानी परिचय बढ़ते बढ़ते प्रेम सूत्र में बढ़ गया, और आगे चलकर शादी हो गई। लेखिका के अनुसार यही से उनके व्यक्तित्व का विभाजन हुआ, एक पत्नी का और एक लेखिका का। शादी के बाद मनु भंडारी को पति राजेंद्र यादव का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। यानी शादी हुई, और शादी होने के बाद राजेंद्र यादव का जो व्यवहार है वह उनकी पत्नी मनु को एक अजब सा लगा। बकौल मनु राजेंद्र उन्हें लेकर बेहद लापरवाही थे, और केवल अपनी पसंदानुसार जीवन जीते रहे। कौन? राजेंद्र। कई बार की वह और उनकी पुत्री बीमार हुई। कौन? लेखिका और लेखिका की पुत्री। लेकिन अधिकांश राजेंद्र ने उनकी सूध नहीं ली। मनु लिखती है कि कई बार वे इस संबंध को तोड़ना चाहती थी, पर पिता के विरुद्ध जाकर किए गए विवाह का असफल होना तथा पुत्री टिंकू, यानी मनु भंडारी के पुत्री का नाम क्या है? तो टिंकू है। रचना का नाम बंटी बन जाना, यानी बाद में उनके रचना का नाम क्या? आपका बंटी, यानी आपका बंटी बन गई है। कई तय स्वीकार नहीं था। मनु भंडारी का यह कहानी कई मायनों में पुरुष मानसिकता की पोल खोलती है। कौन सी? बंटी कहानी। राजेंद्र को प्रेमिका गीता इसलिए पसंद थी कि राजेंद्र को प्रेमिका गीता, यानी राजेंद्र की प्रेमिका नाम क्या है? प्रेमिका का गीता है। इसलिए पसंद थी कि वह अक्खड़ एवं डोमिनेटिंग थी। यह विदित हो कि पुरुष को प्रेमिका ही केवल इस मिजाज की चाहिए, पत्नी नहीं। ये इंपॉर्टेंट कथन ही याद रखिए, पूछा हुआ है मेरे ख्याल से। राजेंद्र को प्रेमिका, यानी राजेंद्र की प्रेमिका का नाम क्या है? गीता है। पसंद थी, क्यों पसंद थी? क्योंकि उनका स्वभाव अक्खड़ एवं डोमिनेटिव, यानी पत्नी का स्वभाव यदि अक्खड़पन रहा तो उसको पत्नी स्वभाव, उस अक्खड़पन स्वभाव की पसंद नहीं आती, लेकिन प्रेमिका वैसी पसंद आती है। अक्खड़ एवं डोमिनेटिंग थी। यह विदित हो कि पुरुष को प्रेमिका ही केवल इस मिजाज की चाहिए, पत्नी नहीं। किस मिजाज की? अक्खड़पन की। मनु भंडारी ने अपनी लेखकीय जीवन यात्रा की भी विशेष चर्चा इस कहानी में की है।
जिसमें लेखकीय संबंधों के खराब होने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित करने वाले रचनाकारों का भी जिक्र है। मनु भंडारी ने इस कृति के माध्यम से अपने लेखकीय जीवन के संघर्ष के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में संबंधों के उतार चढ़ाव भी पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। अभी जो महत्वपूर्ण कथन है, तथ्य है, वह देखेंगे। इस आत्मपरक कृति में, यानी ये कहानी यह भी आत्मपरक कृति है। आत्मपरक कृति में आज़ादी के उत्तरार्ध दौर के साथ साथ आपातकाल का भी जिक्र हुआ है। यानी एक कहानी यह भी आज़ादी के साथ साथ जो आपातकाल था उसका भी चित्रण हुआ है। आपातकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ी और सरकार लेखकों को प्रलोभन देकर अपने तरफ करने लगी। यानी जो अधिकार अभिव्यक्ति का जो वैयक्तिक जो स्वातंत्र्य होता है उसको वो बाधित किया जाता है आपातकाल के समय में। मनु भंडारी को भी पद्मश्री का लालच मिला, पर उन्होंने इसे ठुकरा दिया। यानी मनु भंडारी ने कौन सा पुरस्कार ठुकरा दिया था? तो पद्मश्री का पुरस्कार जो है ठुकरा दिया था। मनु एक इंच मुस्कान को पूर्णतः अपनी कृति बताती है। इसमें राजेंद्र यादव का योगदान नाम मात्र है। यानी मनु भंडारी का जो एक इंच मुस्कान कृति है, यह कृति के स्वतंत्र मनु भंडारी द्वारा लिखित है, लेकिन वह आगे चलकर देखेंगे हम इसमें कि वह किस प्रकार राजेंद्र ने उसका नाम दिया और संयोग दोनों का किया। एक इंच मुस्कान यह पूर्णतः मन्नू जी की कृति है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र ही यह राजेंद्र की है। दीवार, बच्चे और बारिश, नशा, ईसा के घर की कहानी, कील और कसक, अकेली, यही सच है, त्रिशंकु और स्त्री बोधिनी, ये त्रिशंकु और स्त्री बोधिनी पूछा हुआ है परीक्षा में, आदि कहानियों का जिक्र भी इस कृति में किया गया है। यानी एक कहानी यह भी इस कृति में, एक कहानी यह भी आत्मकथा में कौन कौन सी कहानियों का, कौन कौन सी कृतियों का जिक्र आया है? दीवार, बच्चे और बारिश, नशा प्रेमचंद की भी एक कहानी है, ईसा के घर की कहानी, कील और कसक, अकेली, यही सच है, त्रिशंकु एवं स्त्री सुबोधनी, आदि कहानियों का जिक्र इस कृति में आया है, पूछा जा सकता है। एक वृद्ध महिला का हिंदी न जानते हुए भी अपनी पोतियों के लिए मराठी उपन्यास का अनुवाद टूटी फूटी हिंदी में करते देख मनु भंडारी लेखिका आश्चर्य से भर जाती है। यानी एक वृद्ध महिला है, उसको हिंदी नहीं आती, मराठी आती है, हिंदी नहीं आती, फिर भी अपनी पोतियों को पढ़ने के लिए वह टूटे फूटे हिंदी में अनुवाद करने लगी मराठी उपन्यासों का। एक वृद्ध उज्जैन में लेखिका प्रेमचंद सृजनपीठ के निर्देशक के तौर पर नियुक्त हुई। यानी उज्जैन में जो लेखिका है, उज्जैन में लेखिका मनु भंडारी उज्जैन में लेखिका प्रेमचंद सृजनपीठ के निर्देशन के तौर पर नियुक्त हुई। इसमें राजेंद्र के साथ मोहन राकेश और कमलेश संग उसके रिश्तों पर भी हल्का प्रकाश डाला गया। यानी फिर वह सृजनपीठ में जाने के बाद किन से मुलाकात हो गई? मोहन राकेश और कमलेश्वर से। संपादक लेखक के संबंधों में जटिलताओं पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया। एक मिनट, शायद तथ्य यहाँ पर इतने ही दिए हुए हैं, लेकिन इतने भी ये मूल कृति बड़ी है, इसलिए मैंने लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाया। खैर छोड़िए, हम यहाँ से आवारा मसीहा प्रारंभ करते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का है, और आवारा मसीहा किसके जीवन पर है, किसने लिखा हुआ है? ये बहुत बार नेट परीक्षा, सेट परीक्षा, उसके साथ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, इसमें बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट है, रहता ही है। आवारा मसीहा 1974 में प्रकाशित है। यानी आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974। बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी है। यानी आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर है? तो शरद चंद्र के जीवन पर है, और विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा हुआ है। आवारा मसीहा उपन्यास किसकी जीवनी है? तो बंगला उपन्यासकार, यानी शरद चंद्र कहाँ के उपन्यासकार है? बंगला के उपन्यासकार हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह जीवनी 3 भागों में विभाजित है। यानी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा यह जो जीवनी है, यह जीवनी कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित है। वह 3 भाग के नाम क्या है? दिशाहारा, शरद चंद्र की बचपन की घटनाएं। यानी आवारा मसीहा में शरद चंद्र की बचपन की घटनाएं किस खंड में है? तो वह
दिशाहारा खंड में है, याद रखिए। दिशा की खोज, साहित्यिक जीवन और जीविका की खोज, यानी दिशा की खोज में क्या शरद चंद्र का कौन सा जीवन है? साहित्यिक जीवन और जीविका की खोज है। दिशांत, दिशांत क्या है? दिशांत में क्या है? सामाजिक कार्य व साहित्यिक विधाओं में उनकी रचनाशीलता को बताया गया है। ये दिशांत में है, याद रखिए, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। हम भी यदि मैं भी अभी 10 दिसंबर से 10 दिसंबर से मैं भी जो है ये करने वाला हूँ, यूट्यूब पर लाइव तरीके से क्या बोलते हैं उसको, एक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट है वह लेने वाले हैं हम प्रश्न। अभी पहले शीर्षक में क्या है, पहले खंड में क्या है, दूसरे खंड में क्या है, वो देखते हैं। दिशाहारा, दिशाहारा यह पहला है। और दिशाहारा में कितने कुल शीर्षक है? तो 18 शीर्षक है। शरद चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय एवं माता का नाम भुवन मोहिनी था। यानी शरद चंद्र के पिता का नाम क्या है? तो मोतीलाल है, मोतीलाल चट्टोपाध्याय। और शरद चंद्र का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो शरद चंद्र का पूरा नाम क्या है? शरद चंद्र मोतीलाल चट्टोपाध्याय, यह शरद चंद्र का पूरा नाम है। और शरद चंद्र की माँ का नाम क्या है? तो भुवन मोहिनी था। उनका जन्म, किसका जन्म? भुवन मोहिनी का नहीं, शरद चंद्र का जन्म 15 शरद चंद्र का जन्म जो है 15 दिसंबर 1876 को हुआ है। यानी 15 सितंबर 1876 को शरद चंद्र का जन्म हुआ है। बंगाल के हुलगी जिले के एक छोटे से गांव देवानंदपुर में हुआ था। यानी शरद चंद्र का जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1876 में बंगाल के हुगली नामक जिले में छोटा सा गांव देवानंदपुर में हुआ था। शरद के पिता कल्पना जीवी थे। यानी शरद के पिता कौन, किस प्रकार के थे? तो कल्पना जीवी थे, जिस कारण वह अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर रहते थे। शरद को भागलपुर में अपने नाना केदारनाथ गंगोपाध्याय, यानी शरद चंद्र के नाना का नाम क्या है? तो केदारनाथ गंगोपाध्याय है, याद रखिए, कि कड़े अनुशासन में रहना पड़ा। यानी शरद चंद्र को बचपन में किसके अनुशासन में रहना पड़ा? उनके नाना केदारनाथ गंगोपाध्याय के कड़े अनुशासन में रहना पड़ा, याद रखिए। शरद चंद्र का बचपन देवानंदपुर में बीता। वह बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। घर में खाते पीने की चीज़ें की कमी नहीं थी। पिता एक स्थान पर ठहरकर जीवन यापन नहीं करते थे, जिससे परिवार को बार बार स्थान बदलना पड़ता था। यानी परिवार को स्थान बदलना पड़ता था, यानी जीने के लिए। इससे शरद की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती थी। शरारती होने के बावजूद शरद पढ़ने में बहुत तेज था। यानी शरारती था, लेकिन शरद जो था वह पढ़ने में तेज था, तेजदार बुद्धि का था। लेकिन दिशाहीन रहने के कारण वह पथभ्रष्ट होने लगा। यानी दिशाहीन था, उसको एक निश्चित दिशा नहीं थी कि इस दिशा में तू जा, और नहीं थी, इसलिए वह दिशाहीन रहा थी, उसको एक निश्चित दिशा नहीं मिली। और वह तालाब से मछली चुराता, बाग से फल चुराता, फिर उसे गरीबों में बांट देता। यानी ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। यानी शरद जो है तालाब से मछली चुराता था, बाग से फल चुराता था, और फिर उसे गरीबों में बांट देता था। शरद के शरारत के बावजूद भी वह पढ़ाई में मेहनत करता था। यानी पढ़ाई करता था, बेचारा दिमाग वाला था। 18 वर्ष की आयु में एंट्रेंस पास करके भागलपुर के तेज नारायण जुबली कॉलेज में भर्ती हुआ। यानी भागलपुर के कौन से कॉलेज में भर्ती हुआ? जुबली कॉलेज में भर्ती हुआ। लेकिन घोर दरिद्रता में उनकी माँ की मृत्यु हो गई। वह अपनी पढ़ाई की फीस नहीं जुटा पाता। यानी अपनी पढ़ाई की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ दिनों तक उसने अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए नौकरी की। यानी आर्थिक जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए नौकरी की, फिर नौकरी छोड़ दी। यानी पैसे आए, नौकरी छोड़ दी। फिर निर्दा नाम की एक लड़की से प्रेम करता था। यानी शरद चंद्र के प्रेमिका का नाम क्या है? तो निर्दा था, याद रखिए, निर्दा शरद चंद्र के प्रेमिका का नाम निर्दा था, याद रखिए। सामाजिक कठोरता के कारण उसका प्रेम असफल रहा। एक दिन पिता द्वारा संग्रहित कीमती पत्थरों को बेच देता है। यानी पिता ने जो कीमती संग्रहित पत्थर करके रखे थे वह बेच देता है।
जिस कारण पिता उसे सुना देते हैं और वह घर छोड़कर निकल जाता है। यानी किसके सुनाने से वह घर छोड़कर जाता है? माँ के नहीं, पिता के कहने से घर छोड़कर जाता है। वह साधु बनकर जीवन बिताने लगता है, यानी फिर वो साधु बनकर जीवन जीने लगता है। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वापस घर आता है और अपने भाई बहन की चिंता करने लगता है। फिर रोजगार के लिए रंगून चला जाता है। ये रंगून जो है पूछा हुआ है। शरद रोजगार पाने के लिए कहाँ चला जाता है? रंगून चला जाता है। अगला है दिशा की खोज। दिशा की खोज में भी 18 शीर्षक है। इसमें इस शीर्षक की शुरुआत होने के प्रकरण में शरद चंद्र रंगून आ गया था, यानी काम करने के लिए वह रंगून आ गया था। रंगून में वह अपने मामा अघोरनाथ, यानी शरद चंद्र के मामा का नाम क्या है? तो अघोरनाथ है। यहाँ रहकर नौकरी करने लगा। यानी रंगून में वह किसके पास रहता है नौकरी करने के लिए? अघोरनाथ उसके मामा के पास रहता है। प्रारंभ में वह अस्थायी क्लर्क की नौकरी थी, यानी अस्थायी थी, एक कहा जाए तो टेम्परवारी। क्यों हैंग हुआ? प्रारंभ में अस्थायी क्लर्क की नौकरी वह रंगून में करने लगा, जो बाद में स्थायी हो गया। यानी पहले अस्थायी थी और बाद में अस्थायी हो गया, परमानेंट हो गया। वहाँ वह अच्छे गायक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी रंगून में वह क्लर्क भी था और गायक के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। शरद चंद्र किस शहर में गायक के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो रंगून में हुआ, याद रखिए। अकस्मात प्लेग फैल जाने के कारण वह बीमार हो गया, लेकिन किसी तरह अपने प्राण बच गए। यानी वहाँ पर जब प्लेग की जो साथ थी वह फैल गई और वह बीमार हो गया और उसने उस प्लेग से वह बच गया। यानी शरदचंद्र किस बीमारी से बच गया था? तो प्लेग से बच गया था, याद रखिए। यही उनका परिचय शांति से हुआ। यानी शांति से परिचय, शरद का शांति से परिचय किस शहर में होता है? रंगून में होता है, कलकत्ता में नहीं। शांति का पिता एक बूढ़े से उसका विवाह करना चाहता था। यानी शांति का पिता शांति का जो विवाह है एक बूढ़े व्यक्ति से करना चाहता था। अंत में शरद ने उससे विवाह कर लिया। यानी शरद की पत्नी का नाम क्या है? शांति है। और प्रेमिका का नाम क्या है? तो निर्दा था, याद रखिए। लेकिन जल्द ही शांति की मृत्यु यानी जल्दी ही शादी के कुछ दिनों बाद शांति की मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान उनकी बड़ी दीदी कहानी प्रकाशित हुई। यानी जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है उसी दौरान बड़ी दीदी कहानी शरद चंद्र की प्रकाशित हुई। कुछ समय बाद उनका परिचय मोक्षदा नामक युवती से हुआ। यानी पहली प्रेमिका कौन थी? नारदा। और फिर नारदा नहीं, निर्दा। फिर प्रेमी पत्नी का नाम शांति। और फिर पत्नी की मृत्यु के बाद और एक लड़की से परिचय हुआ, उसका नाम क्या था? मोक्षदा। मोक्षदा युवती से हुआ परिचय। कुछ समय बाद उनका परिचय मोक्षदा नामक युवती से हुआ। शरद ने उससे विवाह कर उसका नाम हिरण्यमयी देवी रखा। यानी हिरण्यमयी देवी का नाम क्या है? मोक्षदा। यानी परिचय हुआ, जान पहचान हुई और बाद में उसके साथ विवाह किया शरद ने। और मोक्षदा का ही विवाह के बाद नाम क्या रखा? हिरण्यमयी देवी रखा। शरद पशु पक्षियों से भी काफ़ी प्रेम करता था। यानी शरद जो था वह पशु पक्षियों से प्रेम करता था। एक दिन अचानक उसके घर में आग लग जाने से उनकी सारी पुस्तक तैल चरित्रहीन नारी का इतिहास जैसी पुस्तक रचनाएं जलकर राख हो गई। ये पूछा हुआ है। ये कब पूछा हुआ है? यह जो है जब हमारा 18 जून को पेपर हुआ था, 2024 18 जून को जब पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से शरद चंद्र की रचनाएं कौन कौन सी है? तो तैल चित्र और चरित्रहीन नारी का इतिहास, यह दो उसमें पर्याय में थे। तो यह पूछा हुआ है भाई लोग, याद रखिए। और फिर पूछा जा सकता है। यानी एक दिन जो है अचानक उनके घर में आग लग जाती है और सारी पुस्तकें जल जाती है। उसमें तैल चित्र चरित्र नारी का इतिहास जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं जलकर राख हो गई। यानी घर पर आग लगने से कौन सी पुस्तकें जलकर राख हो गई? तैल चित्र और चरित्रहीन नारी का इतिहास। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने लिखना बंद कर दिया।
लेकिन अपने मित्रों के कहने पर पुनः साहित्य रचना शुरू कर दी। यानी वह पुस्तकें जल गई और वह शरद जो है निराश हो गया और लिखना बंद कर दिया। यानी बाद में उनके मित्रों ने उनको लिखने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने फिर से पुनः साहित्य रचना शुरू की। कलकत्ता आने पर यमुना पत्रिका के संपादक के आग्रह पर नारी का मूल्य निबंध, यानी कलकत्ता आने के बाद यमुना जो पत्रिका थी, इसके संपादक ने आग्रह किया और फिर उन्होंने नारी का मूल्य नामक निबंध लिखा। नारी का मूल्य नामक निबंध लिखा तथा रामेर रामेर सुमति आदि कालजयी रचनाएं लिखी। यानी नारी का मूल्य निबंध लिखा और रामेर सुमति नामक कालजयी रचनाएं लिखी। कालजयी का मतलब क्या है? हर काल में जीवित रहने वाली, हर काल में प्रासंगिक लगने वाली। यह जो है यह कालजयी रचना कही जा सकती है। उनकी बाल जीवनी में लिखा कहानियाँ उनकी बाल जीवन में लिखी कहानियाँ भी प्रकाशित होने लगी। यानी बाल जीवन में जब बचपन में लिखी हुई कहानियाँ भी प्रकाशित होने लगी। उनकी लिखी रचना चरित्रहीन को अनशील भी कहा गया। यानी शरद चंद्र के किस रचना को अनशील कहा गया? तो चरित्रहीन रचना को अनशील कहा गया। लेकिन फिर भी वह रचना करते रहे और श्रीकांत तथा विराज बहू जैसे उपन्यास की रचना की। यानी शरद चंद्र ने किन उपन्यासों की रचना की? श्रीकांत और विराज बहू, ये 2 उपन्यासों की रचना की है। अंत में वह त्याग पत्र देकर कलकत्ता चले आए। कहाँ से? वह क्लर्कसी से। दिशांत में भी कितने शीर्षक है? तो दिशांत में भी 30 शीर्षक है। कलकत्ता लौटने पर लोगों ने शरद चंद्र का हृदय से स्वागत किया। यानी वो कलकत्ता लौट कर आए और फिर वो रंगून जाता है नौकरी के लिए और फिर वहाँ से वह कलकत्ता आता है और कलकत्ता फिर आने के बाद वह लोगों ने उनका स्वागत किया। कलकत्ता में वह एक किराए के मकान में पूरे परिवार को साथ और संगठित करके रहने लगे। कुछ ही दिनों में शरद चंद्र काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। यानी कलकत्ता में वह किराए के मकान में परिवार समेत रहने लगे और कलकत्ता में भी वह प्रसिद्ध हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी कृतियाँ लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। देवदास, काशीनाथ, स्वामी दत्ता, ग्रहदाह आदि रचनाओं ने साहित्य जगत में धूम मचा दी। यानी याद रखिए, शरद चंद्र की कौन कौन सी रचनाओं ने कलकत्ता में ख्याति प्राप्त की थी? देवदास, जिस पर जो फिल्म बनी है वह, काशीनाथ, स्वामी दत्ता, ग्रहदाह, यह जो रचनाओं ने साहित्य जगत में धूम मचा दी। इसी समय शरदचंद्र राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए। यानी वह राजनीतिक वातावरण में आ गए। उस समय तक स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ चुका था। वह गरम दल के विचारों को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते थे। गरम दल मतलब कौन सा? जो लोकमान्य तिलक इनके लिए थे। यानी मवाल और क्या, मुझे अब याद नहीं आ रहा उतना। गरम दल के नेता कौन थे? तो लोकमान्य तिलक थे। और वह गरम दल का मतलब क्या था कि जो हमें स्वाधीनता मिलनी है, स्वतंत्रता मिलनी है, तो ऐसे आंदोलन करके उपोषण करके नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमें लाठी उठानी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा, काट मार करनी पड़ेगी। ऐसा गरम दल का जहाल मतवादी और मवाल मतवादी, ऐसे 2 मत थे। और वह गरम दल के नेता जो थे वह लोकमान्य तिलक थे। और जहाल मत यानी मवाल यानी जो उपोषण करके आंदोलन निकाल के स्वतंत्रता प्राप्त करने के जो नेता थे वह थे महात्मा गांधी। वह गरम दल के विचारों को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते थे। यानी शरदचंद्र स्वतंत्रता या स्वाधीनता के लिए किस विचारों को आवश्यक मानते थे? तो गरम दल के विचारों को मानते थे। लोकमान्य तिलक को सच्चे हृदय से स्वीकार करते थे। यानी शरदचंद्र ने कि, किस विचार को या किस नेता को सच्चे दिल से स्वीकार करते थे? तो लोकमान्य तिलक को, महात्मा गांधी को नहीं। उनके अनुसार यदि सभी देशवासी मिल जाए तो अंग्रेजों को 24 घंटों में देश छोड़ देना पड़ेगा। ये लोकमान्य तिलक के अनुसार। शरद बाबू को चरखा चलाने में विशेष आनंद आता था। यानी शरद बाबू को क्या चलाने में विशेष आनंद आता था? साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, कार नहीं, विमान नहीं, तो क्या? चरखा चलाने में आनंद आता था। वह महीन सूत काटना जानते थे, लेकिन उनका मानना था कि चरखा चलाने से स्वराज्य भी कभी नहीं मिल जाता। यानी शरदचंद्र का मानना था चरखा चलाने से जो है स्वराज्य या स्वतंत्रता जो है मिलने वाली नहीं है।
स्वराज्य पाने के लिए लोगों को त्याग करना पड़ेगा। यद्यपि वह रविंद्रनाथ के प्रशंसकों में से थे, यानी वह शरद चंद्र किसके प्रशंसक थे? तो रविंद्रनाथ के प्रशंसक थे। लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने मजदूरों के हित में हुए आंदोलन का साथ नहीं दिया। यानी शरद चंद्र को किस बात का दुख था? तो मजदूरों के साथ मजदूरों का जो आंदोलन हुआ था, उस मजदूरों के आंदोलन में शरद चंद्र ने साथ नहीं दिया, इस बात का दुख है। एक बात याद रखिए, मैं वैसे मैंने बहुत दिनों पहले बताया था और आज भी बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैंने इम्पोर्टेंट ऐसे अंडरलाइन किया है, जहाँ जहाँ एक पंक्ति में पूछा गया है, अभी यहाँ पर देखिए, शरद चंद्र किसके प्रशंसक थे? तो रविंद्रनाथ के थे। ये ऐसे जो है वह आप लिख कर लीजिए सुनते समय है क्लास। जिस कारण उन्होंने उनको अपनी नाराज़गी भी दिखाई। यानी वह किस आंदोलन में साथ न भाग न ले किस आंदोलन में साथ न देने से वो नाराज़गी व्यक्त की है शरद चंद्र ने? तो मजदूर आंदोलन में। ये ऐसा आप लिख कर ले सकते हो, एक पंक्ति में, दो पंक्तियों में। यदि आप सोचेंगे कि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, अभी हम लिख कर क्या कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिए। कैसा है, अभी निकला अच्छी बात है, ना निकली तो अब अगली बार काम आएगा आपको। और कहाँ जाए तो कम समय में, अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वही अच्छे से अच्छे कारीगर साबित हो सकते हैं। लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट्स इसको मांगते हैं, उसको मांगते हैं, ऐसा मत कीजिए। जो आपने खुद बनाए हैं वही आप इस्तेमाल कीजिए। जो आपने बनाया हुआ है आपके लिए वह मौलिक है, आपके लिए वही सबसे श्रेष्ठ नोट्स साबित है। अन्य किसी के मत मांगिए। पक्षपाती नहीं थे। उनके अनुसार कारागृह में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती। यानी शरद चंद्र के अनुसार जब कारागृह, जेल में जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती, और वहाँ तंबाकू खाने की स्वतंत्रता भी नहीं रहती। यानी जेल में क्या खाने की स्वतंत्रता नहीं रहती? तंबाकू खाने की स्वतंत्रता नहीं रहती। वह अपनी कहानियों में राजनीतिक विषय पर भी लिखते हैं, जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता था। वह जमींदारी प्रथा के खत्म होने के पक्षपाती थे। यानी शरद चंद्र कौन सी प्रथा खत्म करने के पक्षपाती थे? तो वह जमींदारी प्रथा। उनके अनुसार जमींदार मजदूरों, छोटे किसानों का शोषण करते हैं। यानी शरद चंद्र के अनुसार जो जमींदार है वह मजदूरों का, छोटे किसानों का शोषण करते हैं। अभी समझो किसी छोटे किसान यानी क्या, जिसके पास 2 बीघा 1 बीघा ज़मीन है, और जो बड़े यानी 100 बीघा 50 बीघा, ये किसान जो है, ये 1 बीघा है, कुछ जो भी फसल आई वह सब कुछ ब्याज व कर्ज चुकाने में चला गया, और बड़ा ज़मींदार इसको ब्याज देता है। फिर वो ब्याज न दे पाने के कारण पैसा बढ़ जाता है और फिर वो इसकी ज़मीन इसके नाम कर लेता है। ये था, जिस कारण वह बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने पथेर दाबी नामक उपन्यास क्रांतिकारियों को संदेश देने के लिए लिखा। ये पूछा हुआ सवाल है मेरे ख्याल से। पथेर दाबी उपन्यास क्रांतिकारियों को संदेश देने के लिए किसने लिखा? तो शरद चंद्र ने लिखा, याद रखिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है, शरद चंद्र ने क्रांतिकारियों को संदेश देने के लिए कौन सा उपन्यास लिखा? तो पथेर दाबी लिखा, याद रखिए। उनका मानना था कि स्वराज्य केवल क्रांति से ही आ सकता है, अहिंसा से नहीं। यानी अहिंसा से स्वराज्य नहीं आएगा। जब हम हिंसा करेंगे, वह लाठी लेकर आ रहे तो हम भी लाठी लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी स्वराज्य मिल सकता है। वह लाठी लेकर आ रहे हैं और हम वहाँ पर बैठकर उपोषण कर रहे हैं, तो हमें नहीं मिलेगा। यानी अहिंसा से स्वराज्य प्राप्त नहीं होता। तो स्वराज्य चाहना है तो हिंसा करनी ही पड़ेगी। वह गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की मदद करते थे। यानी गुप्त रूप से जो है शरद चंद्र क्रांतिकारी की मदद करते थे। एक दिन देशबंधु के देहांत से वह काफ़ी दुखी हुए और राजनीति से उनका मोहभंग होने लगा। यानी किसके मृत्यु से राजनीति से मोहभंग हुआ शरद चंद्र का? तो देशबंधु के देहांत से उनका मोहभंग हो गया और राजनीति से वह अलग हो गए। तभी अंग्रेज सरकार ने उनका उपन्यास पत्थर दाबी को जब्त कर दिया। यानी अंग्रेज सरकार ने शरद चंद्र का कौन सा उपन्यास जब्त कर लिया? तो पत्थर दाबी यह जब्त कर लिया। लेकिन तब तक उनकी पुस्तक घर घर पहुंच चुकी थी। यानी वह जब्त होने से पहले ही घर घर तक वह पुस्तक पत्थर दाबी पहुंच गई थी। जब पुलिस उनके घर तलाशी के लिए पहुंची तो पुस्तक की एक भी कॉपी नहीं मिली। यानी पुस्तक बंद हुई और पुलिस घर में आई कि घर में कोई किताब के ये है, तो वह ढूंढने के लिए, लेकिन एक भी नहीं मिली। बुढ़ापे में उनको कैंसर हो गया था। यानी शरद चंद्र को बुढ़ापे में कौन सी बीमारी हो गई थी? टीबी, बुखार, हैजा, तो वह उनको कैंसर हो गया था, याद रखिए।
फिर भी वह कभी इसकी चिंता नहीं करते थे। वह कहते थे रोग अपना काम कर रहा है और मैं अपना, यानी वह शरद चंद्र कहते थे रोग जो है अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। वह ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जहाँ 16 जनवरी 1938 को उनकी मृत्यु हो गई। यानी कैंसर के ऑपरेशन करने के लिए वो अस्पताल में भर्ती हुए, तब वहाँ पर 16 जनवरी 1938 को शरद चंद्र की मृत्यु हो गई। अभी इसके हम मुख्य पात्र देखते हैं इस उपन्यास शरद चंद्र जीवनी के। आवारा मसीहा के केदारनाथ। केदारनाथ कौन थे? वह शरद चंद्र के नाना है। मोतीलाल शरद चंद्र के पिता है। भुवन मोहिनी शरद चंद्र की माता या माँ है। अघोरनाथ, हाँ अघोरनाथ यह छोटे नाना है शरद चंद्र के। सुरेंद्रनाथ, सुरेंद्रनाथ कौन है? शरद चंद्र के मामा है। महेंद्र छोटे, महेंद्र कौन है? मनिंद्र, मनिंद्र यह नाना का बेटा है। मनिंद्र यह कौन है? नाना का बेटा, यानी शरद चंद्र का मामा ही है। शरद चंद्र का सहपाठी, यानी शरद चंद्र का सहपाठी कौन है? तो मनिंद्र है, याद रखिए। ठाकुरदास, ठाकुरदास कौन है? ठाकुरदास जो है वह बड़े मामा है शरद चंद्र के। अक्षय पंडित पहले गुरु, यानी पहले गुरु कौन है शरद चंद्र के? तो अक्षय पंडित है। राजू कौन है? तो राजू दोस्त है। काशीनाथ भी दोस्त है। धीरू दोस्त है। नीला दोस्त। मूशाई सेवक, यानी ऐसा पूछा जा सकता है प्रश्न, निम्नलिखित में से शरद चंद्र के दोस्त कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर याद रखिए राजू, काशीनाथ, धीरू, नीला, यह जो कौन है? दोस्त है। और नौकर का नाम क्या है? मूशाई, यह शरद चंद्र का नौकर है। देवी छोटा मामा, यानी देवी जो है वह छोटा मामा है। राजेंद्र नाथ मित्र आयु में बड़ा, यानी राजेंद्र नाथ भी मित्र है और उम्र में बड़ा है। बंदोपाध्याय पंडित 5 वर्ष तक इन्हीं की पाठशाला में भर्ती, यानी बंदोपाध्याय पंडित जो है इनकी एक पाठशाला थी, इनके पाठशाला में ही शरद चंद्र 5 वर्षों तक रहा। भोलू, भोलू कक्षा प्रमुख, यानी कक्षा प्रमुख का नाम क्या है? तो भोलू है, याद रखिए। सदानंद मित्र साथ में मछली फल चोरी करता था, यानी लेखक के साथ चोरी करने वाले मित्र का नाम क्या है? सदानंद है, याद रखिए। सदानंद शरद चंद्र के साथ मछली फल चोरी करता था, यानी मछली फल चोरी करता था और गरीबों में बांट देते थे। शांति पहली पत्नी, यानी शरद चंद्र की पहली पत्नी का नाम क्या है? शांति है। मोक्षदा हिरण्यमयी देवी, यह दूसरी पत्नी है। और राजबाला, विराज बहू, नयनतारा, शशि तारा, यह भी नाम आए हैं। आगे देखते हैं। कथा की शुरुआत भागलपुर ननिहाल से होती है, यानी शरद चंद्र यह जो जीवनी है इसके जीवनी की कथा की शुरुआत कहाँ से होती है? भागलपुर ननिहाल, यानी ननिहाल यानी उसके नाना के गांव से होती है, भागलपुर से। उनके नाना लोग गांगुली परिवार के थे, यानी शरद चंद्र के नाना लोग किस परिवार के थे? तो गांगुली परिवार के थे, याद रखिए। मोक्षदा से शैव रीति से विवाह कर लिया। विवाह के बाद शरद ने उनका नाम हिरण्यमयी देवी रखा, यानी मोक्षदा के साथ शरद ने किस प्रकार से विवाह किया? तो शैव रीति से किया। किस रीति से किया? शैव रीति से किया। शैव रीति से शरद चंद्र ने शैव रीति से किसके साथ विवाह किया? शांति के साथ किया, मोक्षदा के साथ किया, निर्दा के साथ किया, या अन्य कोई नाम देगा? तो वह हिरण्यमयी देवी के साथ किया, तो मोक्षदा के साथ किया, और हिरण्यमयी देवी ही मोक्षदा का ही नाम है, याद रखिए। आगे देखते हैं। शरद चंद्र ने मूल्य पर निबंध लिखने की योजना की, जिसके विषय निम्नलिखित है, यानी शरद चंद्र ने मूल्य के विषय पर निबंध लिखने की शुरुआत की। वह मूल्य के विषय कौन कौन से हैं? वह मूल्य के विषय पर निबंध लिखे, लेकिन किस प्रकार लिखे वह नीचे है। नारी का मूल्य, धर्म का मूल्य, ईश्वर का मूल्य, नशे का मूल्य, आत्मा का मूल्य, पुरुष का मूल्य, साहित्य का मूल्य, समाज का मूल्य, अधर्म का मूल्य, वेश्या का मूल्य, सत्य का मूल्य, झूठ का मूल्य, साक्ष्य का मूल्य, वेदांत का मूल्य, यानी शरद चंद्र ने मूल्य पर निबंध लिखना प्रारंभ किया। और वो मूल्य पर जो निबंध लिखे उसके विषय कौन से थे? तो ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है
कि शरद चंद्र ने मूल्यों पर विषय लिखे, तो निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय विषय पर निबंध लिखे हैं शरद चंद्र ने मूल्यों पर? तो यहाँ में से ही 2-4 नाम उठाकर पर्याय विकल्प में पूछा जा सकता है। तो शरद चंद्र ने मूल्यों पर कौन कौन से किस किस विषय पर निबंध लिखे, ये हम फिर से पढ़ते हैं। नारी का मूल्य, धर्म का मूल्य, ईश्वर का मूल्य, नशे का मूल्य, आत्मा का मूल्य, पुरुष का मूल्य और साहित्य का मूल्य। समाज का मूल्य, अधर्म का मूल्य, वेश्या का मूल्य, सत्य का मूल्य, झूठ का मूल्य, साक्ष्य का मूल्य और वेदांत का मूल्य, यह पूछा जा सकता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। केवल नारी का मूल्य ही लिखा जा सका, अन्य मूल्यों का नहीं लिखा जाना साहित्य का दुर्भाग्य है। यानी जो उपयुक्त विषय है उन उपयुक्त मूल्य पर आधारित निबंध लिखने की योजना बनाएं, लेकिन केवल नारी का मूल्य ही निबंधों में लिखा गया, बाकी विषय पर वह लिख न सके, दुर्भाग्य हुआ, यानी उनकी मृत्यु हो गई शायद। अभी इसके जो जीवनी है यह शरद चंद्र की आवारा मसीहा, इसके अंतर्गत के जो मेन कथन है वह कथन हम देखेंगे भूमिका से। यह कथन कहाँ से? भूमिका से है। हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथुराम प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में किया। यानी शरद साहित्य का हिंदी में अनुवाद किसने किया? स्वामी श्री नाथुराम प्रेमी ने किया, बम्बई के रहने वाले। यानी हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथुराम प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में किया। यानी शरद का साहित्य किस भाषा में था? बांग्ला भाषा में था, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हिंदी में अनुवाद श्री नाथुराम प्रेमी ने किया। और वह नाथुराम प्रेमी कहाँ के थे? बम्बई के थे, बम्बई के स्वामी थे। इसका मुख्य कारण था शरद के प्रति मेरी अनुरक्ति, उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कंठा इच्छा कई बार हुई, यह लेखक का कथन है, याद रखिए। सही अर्थों में जिसे जीवनी कह सके वैसी कोई पुस्तक बांग्ला भाषा में नहीं है। यानी जिसको जीवनी कह सके, जिसको जीवनी कहा जाए, ऐसी कोई पुस्तक जो है बांग्ला भाषा में नहीं है। उनके जीवन की अकल्पित कहानी को जीवनी का रूप देकर अनेक पुस्तकों के प्रकाशित हुए हैं। यानी उनके कल्पित कहानी को लिखकर जीवनी के रूप में शरद चंद्र की जीवनी प्रकाशित हुई है। पर उनमें शरद बाबू का वास्तविक रूप तो क्या प्रकट होता, वह और भी जटिल हो उठा, यह भूमिका से कथन है। प्राय सभी मित्रों ने मुझसे कहा, यानी वह कौन कहता है? प्राय सभी मित्रों ने मुझसे कहा, तुम शरद की जीवनी नहीं लिख सकते। यानी सभी मित्रों ने लेखक से कहा कि तुम जो है शरद की जीवनी नहीं लिख सकते। अपनी भूमिका में यह बात स्पष्ट कर देना कि शरद की जीवनी लिखना असंभव है, ये मित्र बताते थे। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, छोड़ो भी, क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे। यानी शरद चंद्र की जीवनी लिखते समय लेखक को बहुत सारे लोग कहते थे कि शरद के जीवन में ऐसा क्या है जो तुम उसकी जीवनी लिखकर पाठकों के सामने रखोगे। नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। इस पर आवारा मसीहा के भूमिका का कथन है। नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट कथन है। बचपन और यौवन में जिस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा था, यानी शरद को बचपन और यौवन में यानी तारुण्य अवस्था में जिस प्रकार का जीवन जीना पड़ा था, उससे वे संतुष्ट नहीं थे। वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। प्रारंभिक जीवन में अभाव, अपमान और अपेक्षा से उन्हें गुजरना पड़ा। यानी प्रारंभिक जीवन में काफ़ी अभावों के कारण उसको जीवन जीना पड़ा। उससे उनके कलाकार को तो बल मिला, पर उनका जीवन टूट गया। यानी जो भी अभाव जीवन में आए, उस अभावों का सामना करते हुए जीते समय जो उनके अंदर का जो कलाकार था उसको बल मिला, लेकिन जीवन जो है टूट गया। जीवन संध्या में क्या सचमुच उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने आवारगी का जीवन बिताया, नाना प्रकार के वास्तविक और अवास्तविक प्रेम प्रपंच किए। इस पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत हैं।
यानी शरद चंद्र की यह आवारा मसीहा शरद चंद्र की जो जीवनी लिखते समय किन किन पुस्तकों का सहारा लिया लेखक ने, तो एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप से शरद बाबू से संबंधित रहे, यानी जो शरद चंद्र से कोई किसी न किसी बात से परिचित थे, मिले हुए थे, उन लोगों का साक्षात्कार हुआ। दूसरे उनके समकालीन मित्रों के लेख संस्करण और तीसरे उनकी अपनी रचनाओं में इधर उधर बिखरे, यानी पहली बात यानी यह शरद चंद्र की जीवनी लिखते समय लेखक ने किन किन पुस्तकों से स्रोत लिया। प्रमुख स्रोत एक, यानी पहला स्रोत कहाँ से लिया, उनके आसपास से जो परिचित व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया। उसके बाद किसी न किसी रूप में शरद बाबू से संबंधित रहे, यानी वो व्यक्ति किसी न किसी रूप में शरद बाबू से परिचित रहे हो, संबंधित रहे हो, ऐसे लोगों का साक्षात्कार लिया। दूसरे जो है उनके समकालीन, यानी शरद के समकालीन मित्रों ने जो लेख संस्करण लिखे थे उनका सहारा लिया। और तीसरा उनकी अपनी रचना, यानी तीसरा जो शरद चंद्र की जो रचनाएं थी शरद की, वह रचनाओं का सहारा लिया। प्रसंग जिनका उनके जीवन में सीधा संबंध रहा। इतने अनुभवों के बाद उन्हें ढूंढ लेना बहुत कठिन नहीं हुआ, यानी यह सब कुछ मिला। उनके आसपास परिचित दोस्तों का साक्षात्कार और फिर उनके समकालीन मित्रों के लेख संस्करण यह मिले, और फिर उनकी रचना, यह सब कुछ जो स्रोत मिले, और फिर वह शरद का जीवन रेखांकित करने में काफ़ी कठिनाई नहीं हुई। अभी इस जीवनी से कौन कौन से कथन है वह भी हम देखेंगे। इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए असंभव हो गया। मोतीलाल यह शरद के पिता का नाम है। यह देखकर शरद की माँ भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की। यानी कि शरद के नाना का नाम क्या है, केदारनाथ है। भुवन मोहिनी के पिता का नाम क्या है, केदारनाथ है। याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली गई। यानी भुवन मोहिनी के मायका को कहाँ पर था, भागलपुर में था। मोतीलाल एक बार फिर घर जमाई होकर रहने लगे। इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरद का साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से हुआ। यानी बालक जब शरद जो था छोटा था, छोटेपन में, बालपन में साहित्य से परिचित किसके माध्यम से हुआ, शरद का साहित्य से परिचय किस माध्यम से हुआ, किसके माध्यम से, प्रेमिका के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से नहीं, तो आंसुओं के माध्यम से हुआ। याद रखिए, उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। यानी वह छोटा था तो वह सोच भी नहीं सकता था, उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा, यानी साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई और उद्देश्य है मनुष्य को। लेकिन शीघ्र ही वह यह अवश्य समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे है। यह बात वह सह नहीं सकता था, इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना प्रारंभ कर दिया। यानी उसको लगा कि मैं क्लास में मंद बुद्धि का हूँ, तेज नहीं हूँ, तो तुरंत उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया और वह तेज हो गया, और देखते देखते बहुतों को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। नेवर माइंड बेबी, मद इज नाई, डांस लिटिल बेबी, डांस अप हाई, देयर लिटिल बेबी, देयर यू गो। को एंड केपार एंड को, उनके शो भी बहुत थे, जैसे पशु पक्षी पालना। यानी शरद चंद्र के शौक कौन कौन से थे, पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग, यानी तितलियों को पालना प्रमुख था। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उन्होंने कांट के बक्स में रखा था। यानी तितलियाँ जो है अनेक रंग की होती है, अनेक रूप की होती है, तो उन सभी तितलियों को विभिन्न रंग बिरंगी तितलियों को कहाँ पर रखा था, तो कांट के बक्स में रखा था। परंतु शरत था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे। यानी शरद को कौन कौन से खेल प्रिय थे, तो उनको पतंग उड़ाना अच्छा था, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा
जैसे निषिद्ध खेल, यानी ये खेल कभी सिद्ध नहीं हुए आगे चलकर। होते तो बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र के लोग इसमें गोल्ड मेडल ले आते, गुल्ली डंडा में, ऐसे खेलों में, पतंग उड़ाने में। हमारे महाराष्ट्र के लोग सच में इसमें बहुत वो कंचे खेलने में, गोटियाँ खेलने में। यदि ये इस खेल की प्रतियोगिता यदि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर होती, तो वो हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे खिलाड़ी इसमें गोल्ड मेडल लेकर आते, सच कहता हूँ। मुझे भी गुल्ली डंडा अच्छा खेलने आता है और गोटियाँ भी मैं खेलने आता था। लेकिन अभी समय नहीं है, खेलने की इच्छा है लेकिन समय नहीं है और खेल भी नहीं सकते क्योंकि जगह ही नहीं रही है। परंतु शरत था कि पतंग उड़ाना, यानी शरत को पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे शरत को। लेकिन उनके ये सब काम नाना लोग पसंद नहीं करते थे, यानी पतंग उड़ाना, लड्डू खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, ये खेल खेलने के जो नाना लोग थे उनको पसंद नहीं थे। उनकी मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है, प्यार, आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। यानी नाना लोगों का कहना क्या था, प्यार आदर से बच्चों का जो जीवन है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन अच्छा शारीरिक सदृढ़ता के लिए खेलना कूदना अच्छा है, लेकिन एक मर्यादा में होना चाहिए सब कुछ। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाना चाहिए और संध्या को स्कूल से लौटकर रात के भोजन तक चंडी मंडप में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास कराना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुर था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड दिया जाता था, यानी रात को जो है दिए के आसपास बैठकर पढ़ता था, जो भी यह नहीं पढ़ता था बच्चा, उसको उसके उम्र के अनुसार दंड दिया जाता था, शिक्षा दी जाती थी। कोई नहीं जानता था, न जाने कब किसको घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने ले, यानी कोई बच्चा नहीं जानता था कि किसको अब शिक्षा होने वाली है, किसको दंड मिलने वाला है। और दंड के रूप में क्या होता था, एक पैर पर घंटों तक खड़े होकर आंसू बहाने पड़े। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़ा कठिन था, परंतु आंखों में धूल झोंकने की कला में शरत निशांत था, यानी वह आंखों में धूल झोंककर यानी भाग जाने में, बाग से फल चुरा लाने की कला में भी वह कम कुशल नहीं था, यानी बाग से फल चुरा कर लाने में। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल डाल को तो शरत पाता, यानी जो मालिक थे अमरूद के पेड़ के, वह गिनकर अमरूद रखते थे, लेकिन शरत डाल डाल को पहचानता था। यदि कभी पकड़ा भी जाता तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता, यानी कभी चोरी करते समय अमरूद, वह चोरी करते समय यदि पकड़ा जाता शरत, तो वह एक वीर की तरह दंड स्वीकार करता था। कथा शिल्पी शरत चंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र, यानी कथा शिल्पी शरत चंद्र को कथा शिल्पी भी कहा जाता है, याद रखिए। कथा शिल्पी शरत चंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम, सब्यसाची इस कला में निष्पात थे। किस कला में? वह चोरी करने की कला में, बाग से फल चुराने में। देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम और सब्यसाची यह चोरी करने में निपुण थे। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट कथन याद रखिए, वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं। पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था, यानी वह विद्रोही था, खिलाड़ी था, लेकिन बदमाश नहीं था। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। पिता की तरह उसमें भी, शरत में भी सौंदर्य बोध था। न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाज़ें गंगा की कलकल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उनके थके तन मन को सहलाता होगा, और तब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए क्लास। बोला हम कहाँ पर थे, थोड़ी सी दुविधा आई थी, दुविधा नहीं तो ऐसे ही हमने यहाँ पर क्लास रोकी थी। एक मिनट, मैं चश्मा पहनता हूँ क्योंकि चश्मा पहनना अनिवार्य है
उसके बिना दिखाई तो देता है लेकिन आंखें दूखते हैं। यानी शरद के साथ चोरी करने में कौन कौन निपुण थे? वह निषाद थे, तो वह देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम, सम सब्यसाची इस कला में निष्पात थे। यानी वह चोरी करने में उसके जो पात्र थे उनके रचनाओं के, शरद के, और कथा शिल्पी भी शरद को कहा जाता है। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं। यानी शरद जो था वह खिलाड़ी था और विद्रोही भी उसको कह सकते हैं। पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था, यानी बदमाश नहीं था, धोखा देने वाला नहीं था। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य था। यानी पिता की तरह सौंदर्य बोध, यानी पिता में जो सौंदर्य बोध था वही शेखर में भी था। न जाने न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर, यानी गंगा के तट पर, न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाज़ें गंगा की कलकल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होगी। प्रकृति का सौंदर्य सौंदर्य जैसे उनके थके तन मन को सहलाता होगा। यानी थका जो है, थका हारा हुआ है, और प्रकृति के इसमें बैठकर वह सहलाता होगा। तब उसके मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी। यानी तब शरद ने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय, मैं, यानी प्रतिज्ञा कौन सी की शरद ने? मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ। यानी शरद ने किसको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ली? सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी मान के प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा। यानी मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा। यह प्रतिज्ञा शरद ने किसको साक्षी मानकर ली थी? खुद से। सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी मानकर मैं जीवन भर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर सौंदर्य का उपासना करूँगा। यह लीजिए, मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। मैं जीवन भर अन्याय, सौंदर्य की उपासना करूंगा और मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। जहाँ जहाँ पर अन्याय होता है उस पर न्याय के लिए मैं लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूंगा। और वह कौन कौन सी इन्होंने तीन प्रतिज्ञा ली? कौन कौन सी शरद ने कौन कौन सी तीन प्रतिज्ञा ली? वह पूछा जा सकता है परीक्षा में। पहली प्रतिज्ञा कौन सी ली? तो जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूंगा। यह एक नंबर की प्रतिज्ञा हुई। 2 नंबर की कौन सी हुई? अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा। और तीसरी कौन सी ली? कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूंगा। ये 3 प्रतिज्ञाएं शरद ने किसको साक्षी मानकर ली? सूर्य, गंगा और हिमालय। इन 3 स्थानों को, सूर्य, गंगा, हिमालय, इन 3 स्थानों को साक्षी मानकर शरद ने कौन सी 3 प्रतिज्ञा ली? फिर से पढ़ते हैं हम। सौंदर्य की उपासना करूंगा, जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ता रहूंगा, ये दूसरी प्रतिज्ञा। और तीसरी प्रतिज्ञा, मैं कभी छोटा काम नहीं करूंगा। आगे देखते हैं। लेकिन शरद केवल पढ़ता ही नहीं था, यानी केवल वो पढ़ाई नहीं करते थे। उनको समझाने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा भी उनमें थी। यानी अध्ययन करने में जो भी पाठ्य पुस्तकें थे उनके उसको छोड़कर वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज जो प्रतिभा थी वह शरद में विराजमान थी। वह हर वस्तु को करीब से देखता था, यानी निरीक्षण बुद्धि थी। एक तो घर जमाई, इसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव करना, इसी कारण वहाँ उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। यानी अनुशासन में उनका स्वतंत्र अस्तित्व जैसे समाप्त हो गया था। यानी वो नाना लोगों के ही इस पर हुक्म पर चलना पड़ता था। उस परिवार के मुखियों में ऐसा एक भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के 2 शब्द भी कहता। यही समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम पढ़ रहे हैं। ऑल सेट परीक्षा, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उस जीवन के मुखियों में ऐसा एक भी नहीं था जो उस प्रेरणा और सराहना के 2 शब्द भी कहता। यही समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। तब उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि प्रारंभ से ही उनमें वे गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को
महान बनाने का अवसर देते हैं। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है, यानी देवानंदपुर बंगाल प्रांत का एक साधारण गांव है, छोटा सा गांव है। हरा भरा ताल तलैयों, नारियल और केले के वृक्ष से पूर्ण। यानी देवानंदपुर में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ताल तलैयों, नारियल और केले। नारियल और केले के वृक्ष बंगाल के देवानंदपुर गांव में पाए जाते हैं। याद रखिए, नारियल और केले। ताल तलैया यानी छोटे मोटे ताल तालाब, तालाबों, तालाब तालाब, यह ताल तालाब। और नारियल और केले के पेड़ देवानंदपुर में पाए जाते हैं। ये पूछा नहीं आज तक, लेकिन अभी पूछा जा सकता है आगे चलकर। मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं थी। यानी देवानंदपुर में कौन सी बीमारी थी? तो मलेरिया की प्रचुरता थी, मलेरिया बीमारी थी। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। यानी देवानंदपुर किस भाषा का केंद्र था? तो पारसी भाषा का केंद्र था। किसके शासन में? नवाबी के शासन में। नवाबी के शासन में देवानंदपुर किस किस भाषा का क्षेत्र था, केंद्र था? किस भाषा की शिक्षा का? तो पारसी भाषा की शिक्षा का। इस गांव में 15 सितंबर 1876 शुक्रवार की संध्या को शरद का जन्म हुआ। यानी शरद का जन्म कब हुआ? 1876 में। 15 सितंबर को कौन सा वार था? तो शुक्रवार था। इसको 15 सितंबर शुक्रवार को 1876 में शरद का जन्म देवानंदपुर में हुआ था। संध्या के समय हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, संध्या के समय हुआ था, सुबह नहीं। उनका यही उनका बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ। माँ न जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे है, उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ है। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। यानी माँ जो है सार्थक यही समझती थी, घर की जो शोभा है, मर्यादा है, वह बनी रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, यानी शरद की माँ ने कभी गहनों की मांग न की, न कभी कीमती पोशाक की, यानी न कभी कीमती साड़ी, मुझे 2000 की साड़ी चाहिए, ऐसी कभी जिद नहीं की। ना ही कभी कौन से गहने चाहिए, ऐसा भी नहीं कभी कहा। मार्गोत्सर्ग ही मानो उनका दाय था। जब भागलपुर में वे रहती थी, तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माँओं के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी देखरेख करे। कौन? शरद की माँ। कौन कब आएगा, किसको क्या और कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। किसको? शरद की माँ को, यानी उनके अन्य चाची चाचाओं के बच्चों को संभालते हुए। धीरू को एक शौक था, यानी धीरू एक पात्र है, याद रखिए। धीरू को एक शौक था, करौंदे की ऋतु आती तो वह उनकी माला तैयार करती और शरद को भेंट कर देती। यानी करौंदों की माला शरद को कौन भेंट करता था? धीरू। और धीरू को कौन सा शौक था? करौंदों की ऋतु आती, यानी जिस ऋतु में करौंदे आते हैं, जो करौंदे छोटा सा एक फल होता है, खट्टे खट्टे लगते हैं खाने में, तो वह जो है धीरू उस करौंदों की माला बनाकर शरद को भेंट देती थी। शायद माल्यार्पण का अर्थ वह तब तक नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा दिया। यानी माल्यार्पण यानी माला अर्पण करने का रहस्य क्या है, एक समय ने उनको बता दिया, अर्थ क्या है, समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। किसका संबंध रहस्यमय नहीं था? धीरू और शरद का। आगे बढ़ते हैं। उस दिन फिर शरद को माँ के हाथों मार खानी पड़ी। यानी उस दिन फिर शरद को माँ के हाथ मार खानी पड़ी। धीरू फिर पीटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। यानी धीरू और शरद मित्र थे। धीरू लड़की है, वह निरंतर प्रगाढ़ की होती गई। बहुत दिन बाद शेषव की इस संगिनी को आधार बनाकर शरद ने अपने कई उपन्यासों की नायिकाओं का सृजन किया। यानी किसको आधार बनाकर उपन्यासों के नायिका का सृजन किया शरद ने? तो धीरू को ये बनाकर, नायिका बनाकर। इस संगिनी यानी शैशव काल की, यानी बचपन की संगिनी, बचपन की साथी, बचपन की मित्र। शरद सुंदर नहीं था, आंखों को छोड़कर उसमें कोई विशेष नहीं थी।
शरद सुंदर नहीं था, यानी शरद जो था दिखने में सुंदर नहीं था। आंखों को छोड़कर उनमें उसमें कोई विशेष नहीं थी, यानी उनकी आंखें भी आकर्षित थी, लेकिन आंखों की यह चमक ही सामने वालों को बांध देती थी, यानी एक आकर्षक प्रकार की शरद की आंखें थी। वर्ण श्यामता की ओर था, यानी वर्ण किस प्रकार था? श्यामता की, यानी कृष्ण वर्ण थे वहाँ। और देह थी खूब रोगी, यानी देह रोगी थी, लेकिन पैर हिरण की तरह दौड़ते हुए मजबूत थे, यानी पैर जो थे हिरण की तरह सिकुड़े हुए पतले और वह दौड़ने वाले थे। बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता था। बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, यानी बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उनका प्रयोग पद भ्रष्टता में ही अधिक होता था, यानी दिशाहीनता, सही दिशा नहीं मिली, उनके प्रतिभा थी आगे बढ़ने की, लेकिन सही दिशा न मिलने के कारण वह बुरी तरह एक अनैतिक मार्ग पर चलने लगे थे। वह दूसरों के बागों के फल फूल चोरी करने लगा था, यानी शरद को सही दिशा नहीं मिली, इसलिए वह दूसरों के बाग से फूल फल चोरी करने लगा था, लेकिन उन्हें वह दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। यानी शरद जो है बाग से जो फूल फल चोरी करता था वह खुद नहीं खाता था, घर नहीं ले जाता था, मित्र और गरीबों में बांट देता था। दूसरों दूसरों के ताल से मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी, यानी शरद की पुरानी आदत कौन सी थी? तो दूसरों के तालाब से मछली चुराना। अ, वह और आप भी बढ़ गई थी। थोड़े ही दिनों में उसके आसपास के लोग उससे तंग आ गए, लेकिन उसे पकड़कर दंड देने में वे असमर्थ थे, यानी वो तालाब की मछलियाँ चुरा कर दोस्तों और गरीबों में देता था। इससे जो तालाब के जो मालिक है वह तंग आ गए, लेकिन वह उनको पकड़ नहीं पाए। एक तो इसलिए कि वह फल और मछली को छोड़कर किसी और वस्तु को नहीं छूता था, यानी केवल फल और मछली ही चोरी करता था। दूसरे बहुत से निर्बंध व्यक्ति उसी लूट पर पलते थे, यानी उस वहाँ जो फल और मछली चोरी करता था उस पर बहुत सारे लोग जो है जीवन जीते थे। शरद चोर नहीं था, यानी शरद जो था वह चोर नहीं था। घर में बेहद कंगाली थी, यानी घर में जो बेहद कंगाली थी, गरीबी थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की, यानी खुद की चिंता नहीं की। वो वास्तव में रॉबिनहुड के समान दुस्साही और परोपकारी था, यानी वह शरद किसके समान दुस्साही और परोपकारी था? तो रॉबिन हुड के समान वह परोपकारी और दुस्साही था, याद रखिए। अर्धरात्रि के निविड़ अंधकार में जब मनुष्य तो क्या कुत्ते भी बाहर निकलने में डरते थे, यानी जब आधी रात होती है, अंधेरा होता है चारों दिशाओं में, तब कुत्ते भी बाहर निकलने के लिए डरते हैं, तब चुपचाप वहाँ शरद निकलता था। पूर्व निर्दिष्ट बाग में या ताल पर पहुंचकर अपना काम कर कर लाता था। इस शुभ कार्य में उनके कई सहचर थे, यानी ताल से मछली चुराने में या बाग से फल चुराने में उनके मित्र भी थे। परंतु उनमें, यानी उन सभी में, मछली चुराने में और या बाग से फल चुराने में सबसे अच्छे मित्र कौन थे, प्रमुख कौन थे? तो सदानंद था, याद रखिए। तालाब से मछली चुराने और बाग से फल चुराने में लेखक के साथ या शरदचंद्र के साथ कौन सहचर या मित्र था? तो सदानंद था, याद रखिए। सूक्ष्म परिवेशन की प्रवृत्ति उनमें बचपन से ही थी, यानी देखना, सूक्ष्मता के साथ देखना। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करता, और यही अभिज्ञता उसकी प्रेरणा बन गई, यानी जो जिस वस्तु को देखता है पूर्ण सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ देखते थे, और यही जो अभिज्ञता है आगे चलकर उसकी प्रेरणा बन गई। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, यानी गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा, यानी गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा थी, नाम उसका नीरू था। यानी गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी और उसका नाम क्या था? बाल विधवा थी। ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है आवारा मसीहा जीवनी में, बाल विधवा पात्र का नाम क्या है? तो नीरू था, याद रखिए। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा, नाम था उसका नीरू। 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू भी नहीं पाया था, यानी 32 साल तक वह निष्कलंक थी। सुशीला परोपकारिणी, धर्मशीला और कर्मठ होने के नाते वह प्रसिद्ध थी, यानी सुशीला परोपकारिणी, धर्मशीला और कर्मठ होने के नाते प्रसिद्ध थी। कौन? धीरू। धीरू कौन को किस बात के लिए प्रसिद्ध थी? सुशीला, परोपकारिणी, धर्मशीला और कर्मठ होने के लिए वो प्रसिद्ध थी। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उसने किसी न किसी रूप में सहायता न पाई हो, यानी सभी गांव में जितने भी घर थे उन सभी की मदद की थी किसने? धीरू ने।
शरद उसे दीदी कहकर पुकारता था, यानी धीरू को शरद क्या कह के पुकारता था? दीदी कहकर पुकारता था। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुःख कातर जाति के व्यक्ति थे, यानी दोनों भी दुःख कातर जाति के व्यक्ति थे। कौन? शरद और नीरू। धीरू अलग है और नीरू अलग है, याद रखिए। इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था। इन्हीं को देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों से कैसे करता है, यानी मनुष्य अंदर जो देवता है, ईश्वरीय शक्ति है, उसका तिरस्कार, उसको विरोध जो है मनुष्य करता है। इन्हीं प्रश्नों ने उसकी पर्यवेक्षण शक्ति को तीव्रता दी और दिया संवेदन। इसी संवेदन ने उसे कहानीकार बना दिया, यानी किस कहानीकार ने शरद किस घटना ने शरद को कहानीकार बना दिया, पूछा जा सकता है। तो उसका इतना तिरस्कार, इन्हीं को देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है, यानी मनुष्य के अंदर जो देवता है या दैवीय शक्ति है, उसका तिरस्कार, उसका विरुद्ध मनुष्य खुद करता है। इन्हीं प्रश्नों के पर्यवेक्षण शक्ति से, यानी ऐसे ही विचारों से शरद जो है कहानीकार बना। वह दिन वह इन दिनों वह इन दिनों पढ़ना लिखना छोड़कर लकड़ी के कारखाने में काम सीखता था। यदि वह मोती जैसे अक्षर लिख सकता था तो लकड़ी की सुंदर वस्तुएं भी बना सकता था। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। वह इन दिनों पढ़ना लिखना छोड़कर, यानी पढ़ाई लिखाई छोड़कर लकड़ी के कारखानों में काम करता था। यदि वह मोतियों जैसे अक्षर ये यहाँ से पूछा जा सकता है, यदि वह मोती जैसे अक्षर लिख सकता था तो लकड़ी की सुंदर वस्तुएं भी बना सकता था, यानी मोती जैसे सुंदर अक्षर लिख सकता है तो लकड़ी की सुंदर वस्तु भी वहाँ बना सकता है। कौन? शरद। अद्भुत चरित्र था उसका। किसका? शरद का। उसका एक साथ वीरता और बांसुरी की विद्या में निष्पात कंठ स्वर कैसा मधुर था, यानी एक साथ उसके अंदर वीरता भी थी, बांसुरी की विद्या थी, यानी बांसुरी भी बजा सकता था। कंठ स्वर जो था उसका मधुर था। किसका? शरद का। हारमोनियम, क्लेयर, नेट सभी खूब अच्छी तरह बजाता था, यानी शरद कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाता था? हारमोनियम, क्लेयर और नेट, यह अच्छी तरह बजाता था, याद रखिए। अभिनय करने की उसमें साधारण प्रतिभा थी, यानी अभिनय करने की शरद में कौन सी प्रतिभा थी? साधारण प्रतिभा थी, याद रखिए। वह प्रतिभाशालियों के वंश में पैदा हुआ था, इसलिए प्रतिभा ने उसका मुक्त होकर वर्ण किया, यानी वो प्रतिभाशाली परिवार में वो पैदा हुआ था, जन्म लिया था। किसने? शरद ने। इसलिए प्रतिपूल जो है वह प्रतिभावान था। उसका पहला उपन्यास बासा या काक काक बासा पूरा हो चुका था, यानी शरद का पहला उपन्यास कौन सा है? बासा। बासा या काक बासा, यानी बासा का ही नाम बासा या काक बासा, यह शरद का पहला उपन्यास पूरा हो चुका था लिखकर। केवल मामा सुरेंद्रनाथ ने उसे छिपे छिपे लिखते देखा था, यानी बासा उपन्यास, पहला उपन्यास लिखते हुए किसने देखा था? तो मामा सुरेंद्रनाथ ने ही छिप कर देखा था। घंटों पर घंटे न जाने कहाँ से आकर कहाँ चले जाते थे, पर उसका लिखना नहीं रुकता था। लेकिन बाद में यह रचना उसे पसंद नहीं आई, यानी बाद में शरद को यह बासा उपन्यास पसंद नहीं आया। पिता की तरह उसने इसे पढ़ा, सोचा कि क्या यह रविंद्रनाथ शैली जैसी हो सकती, यानी यह रविंद्रनाथ जैसी यह बासा उपन्यास हो सकता है, और उसने उसको यकीन किया। शरद में घर में शरद के अतिरिक्त दो छोटे भाई प्रभास और प्रकाश थे, यानी शरद के भाई का नाम क्या है? प्रभास और प्रकाश। यह शरद के दो छोटे भाई है और उनके दो नाम है, पूछा जा सकता है, प्रभास और प्रकाश। तथा एक छोटी बहन सुशीला, यानी एक छोटी बहन का नाम क्या है? सुशीला है, उर्फ मुनिया, यानी आवारा मसीहा में सुशीला तथा उर्फ मुनिया, यह कौन है? तो यह शरद की छोटी बहन है। इसी बहन की प्रसूति में माँ ने प्राण दिए थे, यानी सुशीला के जन्म होते समय ही माँ जो है मर गई थी। बड़ी बहन अनिला, यानी शरद की बड़ी बहन का नाम क्या है? अनिला, जिसकी शादी हो चुकी थी। पत्नी के मरने पर छोटे बच्चों को लेकर मोतीलाल सचमुच अपंग हो गए थे, यानी वह पत्नी की मृत्यु के बाद जब वो छोटे बच्चे को लेकर मोतीलाल यानी शरद के जो पिता थे वह सचमुच अपंग हो गए थे। फिर से याद रखिए, शरद के छोटे भाई दो थे, शरद के दो छोटे भाई थे, उनका नाम क्या है? प्रभास और प्रकाश। एक छोटी बहन है सुशीला, और बड़ी बहन का नाम क्या है? अनिला।
बड़ी बहन का नाम अनिला है, छोटी बहन का नाम सुशीला है, 2 छोटे भाई के नाम, एक का नाम प्रभास है और एक का नाम प्रकाश है, याद रखिए। अनेक कारणों से ससुराल में रहना भी अब संभव नहीं था। जो खंजरपुर मोहल्ले में अलग मकान लेकर रहने लगे, यानी खंजलपुर मोहल्ले में मकान लेकर रहने लगे। लेकिन जो अब तक अर्जन की विद्या में शून्य थे, वह परिवार का पालन कैसे कर सकते, यानी जिसको पूरी तरह ज्ञान ही नहीं था तो परिवार का, तो वो परिवार का पालन कैसे कर सकते थे। अर्जन नहीं थे, पैसे नहीं थे, इसलिए वह विकट समस्या उन्हें हताश करने में असमर्थ हो सकी। इस प्रकार पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई समाप्त हो गई और नाटक, थिएटर, गाना बजाना और साहित्य सृजन, इन्हीं में उनका मन रमने लगा। यानी शरद का मन कहाँ कहाँ पर रमने लगा? नाटक, थिएटर, गाना बजाना, यानी छोटा मोटा अभिनय करना नाटक के थिएटरों में, गाना गाना बजाना और साहित्य सृजन, इन्हीं में उनका मन लगा। राजू के साथ, राजू कौन है? उनका दोस्त है। राजू के साथ उनके अभिनय और भी जोरों के साथ चलने लगे। यानी शरद जो है किसके साथ अभिनय करने लगा था? तो राजू के साथ। उस समय कालिदासी नाम की एक नर्तकी मंसूरगंज में रहती थी। यानी कालिदासी इम्पोर्टेंट है। आवारा मसीहा में कालिदासी नामक पात्र कौन है? एक मिनट। कालिदासी यहाँ कौन है? नर्तकी है। और कहाँ पर रहती थी? मंसूरगंज में रहती थी, याद रखिए, पूछा जा सकता है। आवारा मसीहा में कालिदासी कौन है? एक नर्तकी है और मंसूरगंज में है। आवारा मसीहा में नर्तकी कौन है? तो कालिदासी है, ऐसे पूछा जा सकता है। उसके पास बहुत पैसा था, अपना 2 मंजिला मकान था, लेकिन मन था उसका धर्म में, कीर्तन करती थी। यानी वह कालिदासी के पास बहुत पैसा था, 2 मंजिला, यानी आवारा मसीहा जीवनी में किसके पास 2 मंजिला मकान था? तो कालिदासी के पास था, याद रखिए। लेकिन मन उसका धर्म में था, कीर्तन करती थी, यानी धर्म की पूजा पाठ करती थी और कीर्तन करती थी। कंठ उसका बहुत मधुर था। इसी माधुर्य के लोभ में राजू अक्सर वहाँ जाता था। शरद के कॉलेज जाने का मार्ग भी उधर से ही था। यानी शरद का कॉलेज जाने का मार्ग कहाँ से था? तो वह गंज से था, जहाँ पर कालिदासी का घर था, वहीं से। इसलिए वह उसे भी नहीं छोड़ता था, यानी वह राजू उसके साथ जाता था, क्योंकि वह कालिदासी को मिल सके, देख सके। कालिदासी इन दोनों से स्नेह करती थी, यानी कालिदासी किन दोनों से स्नेह करती थी? शरद चंद्र और राजू से। कंठ के माधुर्य और वाक्पटुता के कारण नारियों का शरद के प्रति विशेष आकर्षण रहा। यानी शरद का नारियों के प्रति किस कारण विशेष आकर्षित रहा? कंठ के माधुर्य, यानी मधुर ध्वनि, मधुर आवाज, मधुर स्वर और वाक्पटुता यानी क्या? बोलने में निपुणता। इन दोनों के कारण कंठ के माधुर्य, यानी मीठी बोली, मधुर बोली के कारण वाक्पटुता यानी क्या? वाक्पटुता बोलने में माहिर। इस कारण इन 2 कारणों के नारियों का शरद के प्रति विशेष आकर्षण रहा। यानी कंठ क्या मधुर था, कौन? शरद, और वाक्पटुता यानी बोलने में भी निपुण था। इस कारण जो स्त्रियां शरद के प्रति आकर्षक होती थी। किस कारणों से? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, किस कारणों से शरद के प्रति नारियां आकर्षित होती थी? तो कंठ के माधुर्य से और वाक्पटुता के, याद रखिए। इन दिनों चोरी चोरी देवदास का सृजन चल रहा था। यानी इन दिनों जो देवदास उपन्यास है, उसका चोरी चोरी यानी छुप छुप कर लिखान जारी था। अतिशय भावुकता के बावजूद यह रचना शरद के अपने असफल उत्कृष्ट प्रेम की आत्मस्वीकृति है। यानी असफल उत्कृष्ट प्रेम की कृति कौन सी है शरद की? तो देवदास है, जो जिस पर फिल्म बनी है। जो उसे बहुत अधिक प्यार करती थी। स्कूल की वह सातिन धीरू देवदास में पार्वती के रूप में अवतरित हुई। यानी जो स्कूल की सातिन थी, बचपन की धीरू, स्कूल की सातिन कौन थी? धीरू। वह आगे चलकर देवदास उपन्यास की पार्वती के रूप में अवतरित हुई, याद रखिए, पूछा जा सकता है। सोचा था पढ़कर जागती रहूंगी,
इसलिए मोटा सा उपन्यास लाने को कहा और वह एक उपन्यास ले आया। अच्छा खासा मोटा उपन्यास था, नाम था चरित्रहीन। यानी वह उपन्यास पढ़ने के लिए लाया और कौन सा उपन्यास लेकर आया, तो चरित्रहीन। पढ़ते ही मेरा कलेजा धड़कने लगा। सोचा यह प्रकृति का कैसा परिहास है, क्या मैं चरित्रहीन होने तो नहीं जा रही हूँ, ये धीरू कहती है। खाना पीना होने के बाद सभी सोने चले गए। मैंने किताब हाथ में लेकर कमरे की अर्गला बंद कर दी, पढ़ने लगी। जब किताब खत्म हुई तब रात के 2 बज रहे थे। तब तक मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। चरित्रहीन की किरणमयी ने मुझे उबार लिया। ठीक समय पर खिड़की पर दस्तक पड़ी। समझ गई कि वह आ गया है। खिड़की पर आकर मैंने उससे विनती की, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जा सकती। ये धीरू का कथन है। अभी ये जो मैं कथन पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मुझे वास्तविक जो कृति है वह पढ़ानी चाहिए, लेकिन बड़ी कृति थी इसलिए मैंने नहीं पढ़ाई। मुझे पढ़ाने की बहुत रुचि थी और मैं पढ़ाना भी चाहता था, लेकिन बहुत बड़ी थी और कम समय में नहीं होता था। जैसे ही हमारा दिसंबर का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, सबसे प्रथम इकाई 10 में यह कृति मैं पढ़ाना प्रारंभ करूँगा। चरित्रहीन की नायिका का नाम क्या है, तो हिरण्यमयी। किरणमयी है, याद रखिए, किरणमयी। उस समय के उसके निराश मुख की वह छवि मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। लगा जैसे मैंने उसके पैर के तले से धरती हटा ली है। किसी तरह उसने कहा, सारा इंतज़ाम हो गया है, रेल का टिकट भी खरीद लिया गया है। ये जब शाहरुख खान उसको कहता है, शायद ये फिल्म में भी है। देव मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे अन्याय हुआ, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जा सकूंगी। विकल विवश पर थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा, फिर दीर्घ निश्वास खींचकर वहां से चला गया। उसके बाद उसका क्या हुआ मैं नहीं जानती। मैं भी अपनी इस नानी के साथ काशी चली आई, यानी वो धीरू भी बाद में काशी चली जाती है नानी के साथ। यहाँ आए आज साल भर हो गया। आज भी सोचती हूँ, आपकी उस किरणमयी ने मुझे बचा लिया। यानी किरणमयी कौन है, वह चरित्रहीन किताब की नायिका है। मुझे बचा लिया। आपका चरित्रहीन पढ़कर आपको देखने की बड़ी इच्छा थी। यानी कि कौन सी किताब पढ़कर आपको देखने की इच्छा थी, तो चरित्रहीन पढ़कर इच्छा थी। लेकिन बाबा विश्वनाथ इतनी जल्दी यह इच्छा पूरी कर देंगे, यह नहीं सोचा था। उस दिन आपका चरित्रहीन न पढ़ती तो आज कहाँ जाती, क्या दशा होती मेरी, सोच भी नहीं सकती। आपने मेरी रक्षा की, चिर कृतज्ञ हूँ। यानी आपने मेरी रक्षा की, मैं आपकी आभारी हूँ। शरद चंद्र का मन उस दिन सचमुच ही गदगद हो उठा। जितनी गाली गलौज सुननी पड़ी थी उन्हें उसके लिए, यानी उस किताब के लिए। यही पर यही पर दुख कातरता उसके साहित्य में मुखर हुई और इसी कारण वे इतने लोकप्रिय हुए। उनके पाठक जान गए थे कि श्रीकांत की आवारगी के बावजूद उन्हें भारी दुखों के बीच में से अपना रास्ता ढूंढना पड़ा है। और यह भी अन्याय को देखकर उसका क्रोध ऊपर उठा है। अभी कैसा है, हम लगभग 1.5 घंटा हो रहा है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बाकी का जो भी अंश है वह हम बाद में देखते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। हमने यहाँ पर एक कहानी सच भी, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखे और आवारा मसीहा के भी कुछ देखे और कुछ बाकी है वह हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।